बेटा ये चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 10th का वर्क एनर्जी एंड पावर। चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। दिस इज चैप्टर नंबर 2 बेटा। वर्क एनर्जी एंड पावर। इस चैप्टर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है बेटा? सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि वर्क होता क्या है ना? क्योंकि जब तक हम वर्क के बारे में जानेंगे नहीं तब तक हम आगे कॉन्सेप्ट पढ़ नहीं सकते। कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरह से वर्क का कॉन्सेप्ट क्या है वो हमें जानना है। वर्क का डेफिनेशन ये माना गया है, वर्क इज जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हो बेटा, जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये माना जाता है कि फोर्स अप्लाई करने पर अगर उस बॉडी में मोशन हो रहा है, मतलब उसमें एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, है ना? मोशन होगा, वेलोसिटी चेंज होगी तो वहाँ एक्सेलेरेशन भी प्रोड्यूस होता है। तो अगर उस बॉडी में एक्सेलेरेशन हो रहा है, माने बॉडी मूव कर रही है, तो निश्चित रूप से उसकी जो पोजीशन है वो भी चेंज होगी, है ना? आफ्टर सम टाइम इसकी पोजीशन जो होगी वो न्यू चेंज हो जाएगी। तो ये जो चेंज ऑफ पोजीशन हुआ यानी बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि आपने इस पर एक फोर्स लगाया। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स अप्लाई करें और फोर्स अप्लाई करने पर अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हम कहेंगे कि हमने उस ऑब्जेक्ट पर क्या किया बेटा? वर्क किया। तो सीधी सी बात है कि वर्क तभी होगा, दो कंडीशन में वर्क माना जाएगा बेटा। जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करें और फोर्स अप्लाई करने पर उसमें डिस्प्लेसमेंट हो, तब हम कहेंगे उसमें क्या हो रहा है बेटा? वर्क हो रहा है। दूसरी बात, अगर ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई हो रहा है बेटा, ध्यान देना इस चीज़ को, ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई हो रहा है बट वो बॉडी अपनी जगह पे रुकी हुई है, मतलब उसमें वेलोसिटी आपकी कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब आप समझ लीजिए कि बॉडी में डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, है ना? डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, तो हम कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट पे कोई वर्क नहीं हो रहा है। तो डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन इसका ये है, इसका जो डेफिनेशन माना गया है वो ये माना गया है, वर्क इज डिफाइंड as the product of force applied on the body, and displacement produced in the direction of force। ठीक है, in the direction of force। अब इसका मतलब ये हुआ कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है बेटा, अगर उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हम कहेंगे उस बॉडी में क्या हो रहा है बेटा? वर्क हो रहा है। तो वर्क का कॉन्सेप्ट हमें एक बात तो समझ में आ गई कि आप इस पे फोर्स लगाइए और फोर्स लगाने पर इस बॉडी का मास m है, आपने इस पे फोर्स लगाया और फोर्स लगाने पर अगर इस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में बॉडी में फोर्स लग रहा है, तो हम कहेंगे कि बॉडी का जो वर्क है इस पे कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है बेटा। ठीक है, इसका मतलब ये तो खैर एक जनरल डेफिनेशन हो गया। इसको थोड़ा सा बेटा हम लोग अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम तुम्हें एक चीज़ बताने जा रहे हैं बेटा, ये है वेक्टर। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को दो तरीके से डिवाइड किया गया है, एक वेक्टर और एक स्केलर। वेक्टर वो होता है किसी भी चीज़ को, किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम दो तरीके से डिनोट करते हैं, या तो उसके मैग्नीट्यूड से, ध्यान देना इस चीज़ को, एक तो उसके मैग्नीट्यूड से और दूसरे उसके डायरेक्शन से, है ना? अब ये हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए ट्रू हो ऐसा नहीं है।
जैसे मैंने आपसे कहा मास कहा बेटा, तो मास को बताने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता है, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है बेटा, लेकिन इसमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप ये कहिए कि आपका ये जो क्वांटिटी है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनको इंडिकेट करने के लिए, बताने के लिए हमें सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, उसके डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो मास एक स्केलर क्वांटिटी है। उसी तरीके से टाइम आपका क्या है बेटा, एक स्केलर क्वांटिटी है। डेंसिटी ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है। करंट ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है। वर्क ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको बताने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है बेटा। अब ये कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको बताने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता है? एक एग्जाम्पल के तौर पे आप एग्जाम्पल लीजिए बेटा वेलोसिटी का। वेलोसिटी जो होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी को अगर इंडिकेट करना है बेटा तो ऑब्वियस सी बात है उसमें डायरेक्शन भी होना चाहिए और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, है ना। जैसे मैंने आपको कहा 5 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ डायरेक्शन। अब दोनों में फ़र्क ये है कि पहले में सिर्फ मैग्नीट्यूड आया हुआ है और दूसरे में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी आया हुआ है। तो इस क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर कहेंगे और इस क्वांटिटी को हम लोग स्केलर कहेंगे। अब होता क्या है, हम लोग इस टॉपिक को यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं ये भी आपको समझ में आ जाएगा बेटा। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा हमें इस चैप्टर में इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि ये एक आपका ट्रॉली है। आप ध्यान से समझिएगा बेटा इस चीज़ को, सब लोग बिल्कुल अच्छे से समझिएगा इस टॉपिक को। ये एक पर्सन है जिसका नाम श्यामलाल है। श्यामलाल क्या कर रहा है, आज वो स्टेशन जा रहा है, ठीक है। ये हमारा श्याम बाबू है, खूब अच्छा सा हैट वैट पहन के बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल जा रहा है। ये इसके बाल हो गए और ये हैट हो गया, नया स्टाइल का हैट हो गया। ये इसका बॉडी हो गई बेटा और ये इसके पैर हो गए, ठीक। ये जूते हो गए उसके, उसने अच्छे से जूते पहने हुए हैं ऐसे करके। और ये इधर नहीं देख रहा है, एक्चुअली इसका एक हाथ इसके कान पर है, मोबाइल पे बातें कर रहा है और दूसरे हाथ में हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। ये इसका हाथ हो गया बेटा। अभी आपको पूरी बात समझ में आ जाए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। अभी आपको पूरा बात क्लियर हो जाएगा, एक एक चीज़ ध्यान से देखना बेटा। कुछ याद आ रहा है ये क्या चीज़ है? आपको कुछ याद आ रहा है ये क्या चीज़ है? ये है बेटा ट्रॉली बैग। ये बंदा श्यामलाल, श्याम बाबू इस ट्रॉली बैग को लेके किस तरफ चल रहे हैं? ये चल रहे हैं स्टेशन की तरफ, आगे की तरफ चल रहे हैं। देखिए बेटा, जो इन्होंने फोर्स अप्लाई किया हुआ है उस फोर्स का डायरेक्शन क्या है बेटा? इस डायरेक्शन में फोर्स इनका ये है, लेकिन जो आपका ये ट्रॉली है वो मूव कैसे कर रहा है? वो मूव ऐसे हवा में नहीं उड़ रही है, ऐसे नहीं उड़ रही है बेटा, वो चल रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये ट्रॉली का डायरेक्शन है लेकिन फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। लेकिन अगर हम इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलें और डेफिनेशन को लेकर चलें तो ये तो तुरंत गलत हो गया, क्योंकि अगर यहाँ लिखा हुआ है वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर लग रहा है, तो गलत हुआ ना डेफिनेशन। क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फोर्स को या तो इस डायरेक्शन में लगना चाहिए या डिस्प्लेसमेंट को इधर होना चाहिए, दोनों ही चीज़ें गलत हैं। तो क्या गलती हो रही है? यहाँ पर वेक्टर कॉन्सेप्ट आता है बेटा, इसको कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। इस टॉपिक का नाम है रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर्स। अब क्या है रिजोल्यूशन, इसको समझते हैं बेटा। कोई भी वेक्टर हो, जैसे मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया
आप जरा एक बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। मैंने एक स्टोन लिया और उस स्टोन को यहाँ से मैंने थ्रो किया और वो स्टोन इस तरह से मूव कर रही है। आप जरा एक चीज़ देखिएगा, स्टोन का डायरेक्शन तो ये है, लेकिन ये एक साथ दो डायरेक्शन को कवर कर रही है। एक तो ये आपके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रही है और दूसरा ये वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूव कर रही है लगातार। देखिए इस तरह से। इसका मतलब ये जो वेक्टर क्वांटिटी है ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। एक्चुअल वैल्यू ये वाला है और ये वाला है, और इन दोनों का रिजल्टेंट मतलब फाइनल वैल्यू ये वैल्यू आती है। तो होता क्या है बेटा, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर है तो उस वेक्टर क्वांटिटी को हमेशा टू डायरेक्शन में रिजॉल्व किया जाता है, ब्रेक किया जाता है। कौन से टू डायरेक्शंस हैं जिसमें रिजॉल्व किया जाता है? वो एक होता है बेटा एक्स डायरेक्शन और दूसरा होता है वाई डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन के साथ मान लीजिए, हॉरिजॉन्टल के साथ मान लीजिए ये थीटा एंगल बनाता है, तो इस फोर्स का वो कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल में होता है उसको कहते हैं एफ एक्स, और वो कंपोनेंट, इस फोर्स का वो कंपोनेंट जो वाई डायरेक्शन में होता है इसको कहते हैं एफ वाई। अब आपको समझ में आ गया एफ एक्स और एफ वाई क्या है? एफ एक्स है एक्स डायरेक्शन में और एफ वाई है वाई डायरेक्शन में। अब क्या करते हैं, तो इसका मतलब ये जो एफ है ये इन्हीं दोनों का फाइनल वैल्यू है। तो आपने ये जो वेक्टर एफ था, ये जो आपका वेक्टर एफ था बेटा, इस वेक्टर एफ को आपने दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया। एक कंपोनेंट हो गया आपका एफ एक्स और एक कंपोनेंट हो गया आपका एफ वाई। हमें ये जानना है इस एफ एक्स की वैल्यू क्या है और इस एफ वाई की वैल्यू क्या है। इसके लिए आप यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए बेटा, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। ये थीटा है, हम यहाँ पर लगा देंगे साइन थीटा। तो अगर साइन थीटा लगाएंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हो जाएगा ये वैल्यू है ना, जिसकी वैल्यू एफ वाई है, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा एफ। तो आपको यहाँ से एफ वाई की वैल्यू क्या निकल के आई बेटा? एफ वाई की वैल्यू आ जाएगी एफ साइन थीटा। उसी तरीके से आप क्या करिए बेटा, नेक्स्ट वैल्यू निकालिए। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा? आप यहाँ से कॉस थीटा लगा दीजिए दोबारा। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या हो गया? एफ एक्स हो गया, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गई? एफ हो गया। यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा एफ कॉस थीटा। आपके पास बेटा दो वैल्यूज आ गई। तो तुम्हें यह तो पता चल गया कि यहाँ एफ वाई की वैल्यू है एफ कॉस थीटा, सॉरी एफ साइन थीटा, और एफ एक्स की वैल्यू है एफ कॉस थीटा। अब ये थोड़ा सा बेटा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ना, क्योंकि आपको ये कैसे पता चलेगा कौन सा कॉस होगा कौन सा साइन होगा? ये तो कोई तरीका है नहीं। तो इसका एक बहुत छोटा सा मेथड है बेटा, हम आपको बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जो कंपोनेंट एंगल से जुड़ा होगा बेटा, हॉरिजॉन्टल से एंगल से, जो कंपोनेंट एंगल से जुड़ा होगा उस कंपोनेंट को हम लोग कहेंगे कॉस वाला टर्म। और जो कंपोनेंट छोटा होगा बेटा, मतलब एंगल से हट के होगा, वो कंपोनेंट हो जाएगा हमारा एफ साइन थीटा। समझ गया बेटा? जो कंपोनेंट एंगल से जुड़ा होगा वो हो जाएगा कॉस, और जो कंपोनेंट एंगल से हट के होगा वो कंपोनेंट हो जाएगा साइन। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी बेटा। अब हम ये कैसे कर सकते हैं कि ये एफ इन दोनों का कंपोनेंट्स है? आप बेटा यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो जब आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आप देखेंगे कि एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये हाइपोटेन्यूज बेटा, और एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू है एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू है एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है बेटा। तो ले देखिए आंसर कितना आएगा बेटा? एफ ही आ जाएगा। चलिए, आई होप
ये लाइन आप सबको समझ में आ गई है बेटा, जो कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे। तो अब हम जरा अपने इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ये आपका एफ है, मतलब ये जो पर्सन है श्याम बाबू, इन्होंने इस ऑब्जेक्ट को, जो ट्रॉली है, उसको हॉरिजॉन्टल से किसी ना किसी एंगल पे उठा के रखा है बेटा। तो इस एफ के दो कंपोनेंट हो गए। एक कंपोनेंट हो जाएगा आपका एफ कॉस थीटा, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा बेटा जो थीटा से जुड़ा होगा वो कॉस होगा और जो थीटा को छोड़ के होगा वो साइन होगा। दूसरा कंपोनेंट इसी का परपेंडिकुलर, एंगल को छोड़ के बेटा क्या होगा, एफ साइन थीटा। इस बॉडी का जो वेट है वो mg है बेटा, यानी एफ साइन थीटा जो है वो बॉडी के वेट को बैलेंस कर ले रहा है, या आप ये कहिए कि बॉडी का वेट एफ साइन थीटा को बैलेंस कर ले रहा है। इसी वजह से ट्रॉली ऊपर नहीं होती है। अब एफ कॉस थीटा जो है वो बॉडी को आगे बढ़ा रहा है, मतलब ट्रॉली अगर आगे बढ़ रही है तो इस एफ कॉस थीटा की वजह से। तो अब हम इसी को नेक्स्ट पेज पे बताते हैं, और ये जो अभी आपने क्वेश्चन समझा बेटा, इसी से रिलेटेड आगे का टॉपिक है। आपने ये देखा कि ये जो ऑब्जेक्ट है जिस पर एक फोर्स इधर लग रहा था, लेकिन इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में काम कर रहा था, एफ कॉस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, एस हो रहा है। अब आप वर्क का डेफिनेशन पे आइए। वर्क का डेफिनेशन क्या कहता है? वर्क का डेफिनेशन ये कहता है, फिर से देख लीजिए, ये फोर्स है, लेकिन इस फोर्स का एक कंपोनेंट एफ कॉस थीटा इधर की तरफ गया और दूसरा कंपोनेंट एस हो गया। वर्क का डेफिनेशन तुमने ये पढ़ा, वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स को ले लिया। हमने डिस्प्लेसमेंट को इसलिए नहीं चेंज किया क्योंकि बॉडी इस साइड जा रही थी बेटा, तो हमने यहाँ पर एफ कॉस थीटा लिया और साथ ही साथ एस ले लिया बेटा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ये आपका जो फॉर्मूला बना, ये जनरल फॉर्मूला बना, मतलब आप एक जनरल फॉर्मूले को लेकर चलेंगे और यहाँ से कुछ स्पेशल कंडीशंस को हम लोग फॉलो करेंगे बेटा, ठीक है।